अस्सलाम वालेकुम। जुमे का बाबरकत दिन थोड़ा सा कम पढ़ा जाता है। हाँ, शुक्र है। क्या पढ़ते कितने हैं हम? थोड़ा थोड़ा करके तो पढ़ रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है। FR1 के अंदर बस भाई अभी रिकॉर्डिंग जब कहूँगा तब ऑन करिएगा, अभी रिकॉर्डिंग ना बाद। वैसे तो ठीक है। जो बच्चे ये समझ के घर चले जाते हैं कि रिवीजन क्लास है, कोर्स ख़त्म हो गया है, तो ये उन सब के लिए इत्तलान अर्ज़ है कि रिवीजन क्लास सिर्फ इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसमें कोई एक टॉपिक नहीं हम डिस्कस कर रहे होते। अगर वो फुल डे मिला करते हैं, साथ साथ हो जाए, अगर वो फुल डे मिला करते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स। ऐसे ही अगर हम डेली बेसिस पे ही कुछ टाइम निकाल लें एंड पे, तो रिवीजन चल रही होती है तो उसके अंदर सारे टॉपिक्स हो रहे होते हैं। जैसे IAS 16 का लेक्चर 20 आपको पता है अभी तक पेंडिंग है। अब वो सवाल में आ जाए और बच्चे कहें मैं जो मेरा टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो 22-23 तक मुझे लग रहा है, या शायद 24 तक हम ये जो रूटीन में चल रहे हैं इसको ख़त्म शायद कर पाएँ। तो पिछली अटैम्प्ट से मेरी रूटीन यही चल रही है कि जो हम क्लास एंड होने के बाद 2 दिन मिला करते हैं नॉर्मल क्लासेस में, इंट्रो के साथ या FR2 के साथ, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। 2 दिन बुलाया जाता है बच्चों को 7-7, 8-8 घंटे के लिए। वो मैं 5, 6, 7 दिन अगर एंड पे मिल जाएं, जो लास्ट टाइम से मिलने लग गए हैं सिलेबस चेंज होने की वजह से, तो मैं उसी नॉर्मल क्लास के अंदर ही उसको स्टार्ट कर देता हूँ। बट वो रिवीजन क्लास नहीं होती, ये बात जहन में बिठा लें। वो गैप एनालिसिस क्लासेस होती हैं। हम सोचेंगे, मैं सोचूंगा बैठ के, अच्छा कैश फ्लो के अंदर क्या कुछ हो सकता है जी। कैश फ्लो में गवर्नमेंट ग्रांट भी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ सकती है, बोरिंग कॉस्ट भी आ सकती है। चलो एक सवाल ऐसा बना देते हैं जिसके अंदर कैश फ्लो के अंदर ये चीज़ें भी हों। अब कैश फ्लो का सवाल अगर हुआ है तो उसके अंदर बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, 2, 4, 5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स मिक्स कर सकता है? IAS 16 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मिक्स कर सकता है? ऐसी कोई बातें चल रही होती हैं। प्लस जो गैप्स रह गए होते हैं वो फिल कर रहे होते हैं हम। जैसे लेक्चर 20 अभी तक रहता है, जैसे अभी तक हमने आउटपुट मेथड, सम ऑफ ईयर मेथड, डिजिट मेथड नहीं किए। चलो सम ऑफ ईयर डिजिट तो शायद 1-2 नंबर के MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो भी जाए तो हो भी जाए, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सम ऑफ ईयर डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसी का सवाल बन जाए। अब मुझे गालियाँ निकालोगे बैठ के, हालांकि बनेगी नहीं, क्योंकि जिस दिन तक मैं नहीं कहूँगा आपको कि अब आपका कोर्स ख़त्म है, आप कल से घर चले जाइए, तब तक आपने क्लास को नहीं छोड़ना। ये बात ज़हन में अभी से बिठा लीजिए। 1 महीना पहले बता रहा हूँ, ये कोई प्लानिंग श्लैनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बताऊँगा आपको इंशाल्लाह, हफ्ता पहले बता दूंगा, टिकटें करानी है तो करा लो, पर हफ्ता पहले बताऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं कहूँ घर जाओ, उससे पहले जाओगे, अपना नुकसान है। एक और मिसाल देता हूँ लास्ट टाइम की। हमारे IFRS 15 के टेस्ट, मैं टेस्ट के अंदर आपको पता है मैं तीनों चीज़ों के अंदर चीज़ों को कवर कर रहा होता हूँ, क्लास वर्क में भी, होमवर्क में भी और टेस्ट में भी। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास में नहीं आ रहे होते, टेस्ट के ऊपर हमारा अक्सर नहीं बेशतर तकरीबन हर टेस्ट पे हमारा अगला एक लेक्चर लगता रहा है, आपने देखा है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं मैं टेस्ट के अंदर टेस्ट करता हूँ, फिर वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। अब IFRS 15 के जो टेस्ट थे, IFRS 15 लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट में ही चला गया था, इत्तेफाक से शायद सबसे आखिर में IFRS 15 मैंने किया था, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट या लास्ट पे था। अब उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो रही होती है, फिर थोड़ा सा टेस्ट जो थे वो भी बच्चे इतना सीरियसली नहीं दे रहे होते, तो मैंने उन टेस्ट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनको रिवीजन क्लास के अंदर, या उन जैसे क्वेश्चन बनाकर, समझा जाए ऐसे कह लें, उनको डिस्कस किया था। अब जब ICAP की अटैम्प्ट आई तो इस दफ़ा जो सवाल थे वो उन्हीं से मिलते जुलते उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की तरह से बन गए थे। तो मसला ये होता है कि उस्ताद बैठ के यही सोच रहा होता है कि अब ये कीज टेस्ट हो गई, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब वो चीज़ों के गैप को ख़त्म करने के लिए वो आखिरी क्लासेस होती हैं। अगर नॉर्मल क्लासेस 31 तक चली जाती हैं तो 2 दिन आपको बुलाया जाता है, और अगर ये 22-23 पे ख़त्म हो जाती हैं तो नॉर्मल क्लासेस चल रही होती हैं, उसमें रूटीन टेंशन ही कोई नहीं, अपनी क्लास अपना टाइम वैसे ही अवेलेबल है, ना क्लास की टेंशन, ना बच्चों को सारा दिन बुलाने की टेंशन, ना कोई क्लैश, उसी में ही चल रहा होता है। तो कतअन ये नहीं सोचना कि जिस दिन मैं कहूँ चलो जी कल से अब हम ये टॉपिक,
मैं उसको नाम भी नहीं दिया करता रिवीजन क्लास का। हम गैप एनालिसिस कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जिस दिन मैं आपको कहूँगा उस दिन घर जाएंगे, उससे पहले जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे, इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी। ठीक है जी, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। चलो, बाकी हम अब काफ़ी करीब पहुंच गए हैं अपने कंक्लूजन के। तो आज से भी मेरी गुजारिश यही है कि आप भी मेरी हेल्प करें, कम से कम इन टॉपिक्स में तो करें जो अब हमारे चल रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ताज़ा ताज़ा अभी पढ़े हमने। कैश फ्लो चलो वो भी अभी पढ़ा था, यहाँ से ही शुरू कर लें। कैश फ्लो, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, अब तो स्टडी टेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक, उसने सब कुछ इकट्ठा ही कर दिया, एक ही बुकलेट है। तो एक एक लफ्ज़ पढ़ें एक बार एक चैप्टर का कि जी इसके अंदर जो कुछ था वो हमने पढ़ लिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम डिस्कस, जो कोई है तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा यहाँ पे आपके सामने, मैं कह रहा हूँ कोई है, आइडेंटिफाई करें, उसको मैसेज शेयर करें ताकि हम उसको भी डिस्कस कर लें। क्योंकि आई कैप का दावा क्या है कि मैं अपने क्वेश्चन बैंक से, अपनी स्टडी टेक्स्ट से बाहर की बात नहीं करूँगा, तो एटलीस्ट इंश्योर तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप भी इस पर अब साथ साथ वर्किंग शुरू कर दें। मैंने तो ये काम करना ही है। अगर कोई बच्चे मेरे साथ मिल जाएंगे इस काम में तो ज़्यादा बेटर होगा कि साथ साथ टॉपिक्स जो रहते हैं कम से कम इनको तो इंश्योर करें कि सब कुछ हमारे पास है, हमें पता है। ठीक है जी, ओके। बाकी जो MCQs, काबिले MCQ क्वेश्चंस थे वो हमने टेस्ट के अंदर अभी तक डिस्कस किए। हाँ, ये 2 टॉपिक्स के अभी तक नहीं हो सके तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि टेस्ट मिस हो गया तो अच्छा ही हो गया। अब गवर्नमेंट ग्रांट समेत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, और जो नया टॉपिक हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे तो अगला टेस्ट ज़रा भरपूर टेस्ट बन जाएगा। कैश फ्लो के टेस्ट में तो अब कुछ बचा नहीं था कैश फ्लो के अंदर कि हम उसको जो चीज़ें हैं तकरीबन हम कर चुके थे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अब वेडनेसडे को टेस्ट होने जा रहा है, कितने दिन बाद है वैसे? 4-5 दिन तो बहुत दिन होते हैं। नया टॉपिक शुरू होगा, उसके अंदर भी हम काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और 2 टॉपिक्स फुल फ्लैज हो चुके होंगे। ठीक है, तो तैयारी करें। ये जो कुछ भी आप आज तैयार कर रहे हैं ये पेपर में आने वाला है। ठीक है, सो आप ये वाली तैयारी तो साथ साथ करें। कैश फ्लो को एग्जाम लेवल पे छोड़ा है हमने। चलो पुरानी चीज़ें ज़रा पुरानी हो गई हैं, रिवीजन पे बैठोगे सब फ्रेश हो जाएगा, सब रनिंग में आ जाएगा। अभी लगता है भूल गया, कैश फ्लो तो अभी 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 कल की बात है, उसके बाद तो छोटे छोटे 2 टॉपिक्स की हैं, तो इनको एग्जाम लेवल पे लेके आना है। ठीक है, कैश फ्लो आपके एग्जाम लेवल पे था, अगर आपने मेहनत की, साथ साथ सारा काम किया। ये 2 टॉपिक्स जो हैं इनको भी एग्जाम लेवल पे साथ साथ तैयारी करें, ताकि ये आखिरी महीने वाले टॉपिक्स ये आपकी ग्रिप में हो। तो फिर आप जब आखिरी महीने में पढ़ने बैठें तो पहले वाले टॉपिक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे भी, तो इनके ऊपर टाइम कम आपका लगे। ठीक है ना, तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दें, पेपर आ गए अब नज़दीक बस। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ज़रा ओपन कर लें। जी भाई, ओके जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में कोई ख़ास बात नहीं थी, बस एक छोटी सी टेक्निकल एंड पे बात थी जिसको कॉमन सेंस यूज़ करके ही हमने हल कर लेना था। रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था जैसे मैंने आज आपको पढ़ाना है। बहरहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ओपन कर लें, जल्दी से उसको देख लेते हैं। और फिर क्वेश्चन बैंक 1 भी था होमवर्क में। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? ज़्यारत करा दें, खड़े होकर ज़्यारत कराएं, ऐसे नहीं बैठे बैठे ज़्यारतें नहीं होती। ज़्यारतें तो होंगी खड़े होंगे तो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आज तैयार हैं। पिछली क्लास में उन्होंने होमवर्क सबका चेक किया है। अब्दुल्ला, एक तो छुट्टी करते हो, ऊपर से होमवर्क नहीं करते हो। तबीयत अब तो ठीक है ना? हमारी पहली छुट्टी थी और पहली बार होमवर्क नहीं किया, बैठ जाओ। हाँ जी भाई, चलो पीछे सारे, चलो शाबाश, चलो। हाँ भाई, होमवर्क चेक होना है। हाँ जाएं, जल्दी कर लें, टाइम कम है। आगे 10-15 मिनट तो तकरीर करते करते गुजर गए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं एंड पे जा रहा हूँ क्लासेस में,
तो आपके साथ ये बातें शेयर करता रहूँगा, टिप्स शेयर करूँगा, एग्ज़ाम टेक्निक्स। ये नहीं होता कि एक क्लास हम रखेंगे एग्ज़ाम टेक्निक्स पे। मैं आपसे पहले दिन से ही आपके साथ एग्ज़ाम टेक्निक्स की बेस पर ही चल रहा हूँ। पहले दिन से ही हम पेपर को, टेस्ट को इस तरह से कर रहे थे। फिर इन चीज़ों को कंक्लूड करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये बातें डिस्कस करते रहेंगे। जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है प्लीज़ थोड़ी तकलीफ़ करें, आगे तशरीफ़ ले आएँ। अगर थोड़ा सा प्लीज़ आप उन्होंने, सॉरी, होमवर्क किया हुआ है? कोर्ट वाले भाई होमवर्क किया हुआ है? आगे तशरीफ़ ले आएँ प्लीज़। आप लोग ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये लोग आसानी से खड़े हो सकें। तारिक, आप अगर होमवर्क करके आया करो ना, और आपको अंदाज़ा हो कि आज चेक हो जाना है, तो आप उधर ना बैठा करो। होमवर्क किया हुआ है ना? हाँ, कभी कभी तो होमवर्क करते हो। मुझे कहता है बाहर जाके, उस दिन 2 दफ़ा मैंने पूरे सेशन में होमवर्क नहीं किया, वो दोनों दफ़ा आपने चेक किया। मैंने कहा नहीं, तुम फ्रॉड लगाते हो। अच्छा अच्छा यार, नाराज़ नहीं होना। ओके, FCC लिमिटेड, पेज 708। भाई देखो, आपका अपना नुकसान है, घर वालों के पैसे और आपके 6 महीने ज़िंदगी के ज़ाया हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो कैरी ऑन। पहली रो में से कितने बच्चों ने नहीं किया वो? दूसरी में, तीसरी रो नहीं किया हुआ, चौथी रो सबने किया हुआ। यार मुझे पता है मैंने क्या करना है, ठीक है? आप लोग अपने मशवरे अपने पास रखें और प्लीज़ एडजस्टमेंट ऐसे रखें कि रास्ता भी बंद ना हो। इस गली को आपके लिए खाली किया गया है, ये जो गली में खड़े हैं ये इस गली में हो जाए, ठीक है जी? बाकी बैठे हुए बच्चों का होमवर्क अभी टीए चेक करना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद। कोई है तो नहीं ऐसा जो बाद में फिर उसका बाहर का वीज़ा लगेगा? बता रहा हूँ। चलें शुरू करते हैं जी। FCC लिमिटेड इज़ अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स UPS। FCC लिमिटेड ऑपरेट्स इन द नेटल मिडलैंड्स एंड एम्प्लॉयज़, पता नहीं कौन सी जगह, एंड एम्प्लॉयज़ द लोकल पॉपुलेशन टू मैन्युफैक्चर द UPS। उन्होंने कहीं पे अपना प्लांट लगाया है और UPS बनाते हैं, और वहाँ की आबादी को मुलाजमत पे रख कर वो UPS बनवा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे जब उन्होंने जाकर ये फैक्ट्री लगाई है तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मुयस्सर आई है, ठीक है जी? ओके, भाई लेज़र तो ला दीजिए बेटा। ओके, अच्छा जी, नाउ लेज़र काइंडली ज़रा जल्दी से दे दें मुझे जी। अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ, अब देखें जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, इनके जाने की वजह से गवर्नमेंट को बिल्कुल अपनी सोसाइटी में जो है वो फ़ायदे की चीज़ नज़र आई, तो गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई उनसे और उनको कुछ ग्रांट दी है। क्या कह रहे हैं? एज अ रिज़ल्ट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट दैट FCC लिमिटेड हैज़ हैड ऑन एन अदरवाइज इम्पॉवरिश्ड एरिया, कोई गुर्बत की लकीर से नीचे का इलाका था जहाँ पर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इनके जाने और एम्प्लॉयमेंट देने के बाद। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े हैं, गवर्नमेंट खुश हुई, तो इट वाज अवॉर्डेड, FCCL वाज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1.5 लाख ऑन 1 जनवरी 2006। दिस ग्रांट वाज गिवन टू FCCL to subsidize 20% of future wages, not past, these are future wages। फ्यूचर में आप जो तनख्वाह देंगे उसमें से 20% आपको हम दिया करेंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि खाद बनाने वाली कंपनी को उन्होंने कहा जी आपको 100 रुपये में बोरी पड़ती है, 10 हम देंगे सब्सिडी, ठीक है? फलां जगह पे जाके सेटअप लगाएं, वहाँ के लोगों को मुलाजमत पर रखें, आपको जितनी कॉस्ट पड़ेगी उसका 20% हम देंगे, ठीक है? तो ये 20% उन्होंने माना कि हम फ्यूचर वेजेस का 20% देंगे आपको, और 1.5 लाख रुपए उन्होंने ग्रांट में दे दिए। अब ये सारे का सारा आज ही इनकम बना लें? नहीं, जितने एक्सपेंस बनते जाएंगे, जितनी वेजेस एक्सपेंस बनेंगे, उसी का 20% इसको इनकम बनाते जाएंगे, उसी का 20% इसको इनकम बनाना है। तो 1 जनवरी 2006 को 1.5 लाख रुपए रिसीव हुए, तो 1 जनवरी 2006 को आप क्या एंट्री पास करेंगे? जज़ाकल्लाह बेटा जी, वो एंड पे देखें,
कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। वापस आए सवाल पे, अब बस जितना सवाल दिखाया जाए सोल्यूशन सिर्फ उतना देखेंगे। उसके बाद कहते हैं FCCL लिमिटेड हैड कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस लेड आउट टू ऑब्टेन द ग्रांट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं सारी कंडीशंस उन्होंने मीट कर ली हैं जिस पर अब उन्हें ग्रांट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्लास में मैंने रिकग्निशन क्राइटेरिया लिखा था IS 20 का, ओहो आपकी क्लास में रह गया था। तो चले ज़बानी सुन लें, लिख भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे शायद हेडिंग भी बनाई थी और लिखी रह गई थी, है ना? हेडिंग तो मैंने बनाई होगी, ऐसे नहीं हो सकता। ओके चलें, जो भी था बहरहाल सुने। अब जैसे हर स्टैंडर्ड का, अली आपने होमवर्क किया हुआ है ना? हाँ बैग रखें और पीछे चले जाएं। जैसे हर स्टैंडर्ड ने अपना एक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है। IS 16 ने कहा फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे, कॉस्ट लेवल मैयर हो सकती है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहूंगा मैं किसी आइटम को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने भी यही कहा। तो गवर्नमेंट ग्रांट का भी रिकग्निशन क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि देखें गवर्नमेंट ग्रांट के साथ ना कंडीशंस अटैच हुआ करती हैं। ठीक है, अब IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है वो कहता है दो चीजें देख लो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने से पहले। नंबर 1, क्या जो कंडीशंस अटैच की गई हैं गवर्नमेंट ग्रांट के साथ वो फुलफिल कर पाएगी एंटिटी। अब हाँ या ना नहीं, इसका जवाब उन्होंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस दे दो, रीजनेबल एश्योरेंस दे दो। आपको कभी उम्मीद है कि आप ये कंडीशंस मीट कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, एक और चीज की भी रीजनेबल एश्योरेंस दे दो, वो क्या? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी या ला रही है। बात समझ रहे हो? ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो दो शर्तें हैं IS 20 का रिकग्निशन क्राइटेरिया, पहले यही लिख लेते हैं। चलो IS 20 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकग्नाइज्ड। ये रिकग्निशन क्राइटेरिया इसी तरह से होता है ना, रिकग्नाइज करो। Government grant shall be recognized if entity can give reasonable assurance that number 1, it मतलब एंटिटी लिख देता हूं, इट ना चुक लेना। That entity shall comply with the conditions attached with the government grant, and second क्या है? The grant will be received। ये उम्मीद भी होनी चाहिए। द ग्रांट विल बी, आप कहोगे ग्रांट रिसीव होती है तो हम कैश डेबिट ग्रांट डेफर्ड इनकम में क्रेडिट करते हैं, जब रिसीव ही नहीं होगी तो रिकॉर्ड कैसे होगी? भाई रिसीवेबल भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट आज कह दे कि हम आपको इतने पैसे देंगे कुछ दिनों में, तो गवर्नमेंट अगर उम्मीद है तो रिकॉर्ड कर लो रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट डेफर्ड इनकम। ठीक है ना? तो रिकग्निशन क्राइटेरिया IS 20 का क्या है? हेडिंग दे दें रिकग्निशन क्राइटेरिया, कल वैसे लिखा था। बहरहाल रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? वो कहते हैं अगर रिकॉर्ड करना चाहो गवर्नमेंट ग्रांट, रिकग्नाइज करना चाहो गवर्नमेंट ग्रांट, तो एंटिटी ये दो चीज़ों की रीजनेबल एश्योरेंस दे दे तो रिकॉर्ड कर सकती है। क्या? पहली बात, क्या एंटिटी ये कंडीशंस जो अटैच की गई हैं उनके साथ कंप्लाई कर लेगी? दूसरी बात, क्या ग्रांट रिसीव भी होगी? अगर ये दो बातों की रीजनेबल एश्योरेंस हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी किताबों में। ठीक है जी, सही हो गया? अच्छा, तो बहरहाल ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ जो है कंडीशंस अटैच होती हैं, बात यहाँ से शुरू हुई थी। और अगर कभी कंडीशन ना मीट हो तो फिर वो गवर्नमेंट पैसे वापस भी ले लेती है। ये आपको पढ़ाना भी है आज। ठीक है, आज का टॉपिक बहरहाल यही था, वहाँ तक पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं बाकी चीज़ों की। ठीक है, ओके। तो ये बात मैंने लिखी थी, FCCL had complied with all conditions laid out to obtain the grant during the previous financial year। कह रहे हैं ये कंडीशंस तो उन्होंने पहले से ही सारी मीट कर ली हुई हैं।
कंडीशन उन्होंने सारी पहले से ही। और दूसरी बात रीजनेबल एश्योरेंस, तो वो अलग से, वो रीजनेबल एश्योरेंस क्या, पैसे तो पहले ही आ गए, पैसे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कैश ही डेबिट हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड तो करनी है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के तौर पे, लेकिन सारी इनकम आज ही बनाने की इजाज़त, क्योंकि ये तो फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड है। हाँ, अगर 1.5 लाख, ज़रा करना कैलकुलेट पर, 1.5 लाख डिवाइड बाय 20 × 100 ज़रा करना, 7.5 लाख रुपए अगर आज ही कॉस्ट इनकर कर दें ना ये लोग, 7.5 लाख, तो आज ही सारी इनकम बना सकते हैं, ठीक है। बात समझे हो ना। क्यों कह रहे हैं जी आपको फ्यूचर की वेजेस का 20% मिलना है, तो 7.5 लाख अगर आज ही सारे का सारा वेजेस के एक्सपेंस बन जाए, तो आज ही ये कितना है, 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख सारे का सारा आज ही इनकम बना लो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नजर आ रहा है सवाल के अंदर। वो कहते हैं एक ही कंडीशन रह गई थी, वो क्या, द ओनली कंडीशन दैट रिमेन्ड ऑन यकम जनवरी 2006 इज टू इनकर फ्यूचर वेजेस। बस वेजेस इनकर करते जाओ तो ये इनकम बना सकते हो 20% करके। अब तीनों साल की अलग अलग वेजेस एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। अगेन ये है क्या, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस रीइंबर्समेंट है? एक्सपेंस रीइंबर्समेंट है, ठीक है। तो मुझे इतना बता दें सिर्फ, क्या आपके रजिस्टर्स पे ये वाला हिस्सा जो था रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस में, ये वाला जो हिस्सा था ये ऐसे ही है बना हुआ? पहले ये बात लिखी हुई थी या ये बात पहले लिखी हुई थी? सेपरेटली रिकॉर्ड वाली बात पहले लिखी हुई थी। चलें, इसीलिए मैंने पिछली क्लास में भी ये बात इस तरह से लिखी, ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ आती है। अब ज़रा गौर से ध्यान से सुनिएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था इसमें हमारे पास दो तरह की रीइंबर्समेंट हो सकती है। एक फॉर पास्ट कॉस्ट्स इनकर्ड, मैंने प्रेजेंट को भी यहीं पे रख दिया। उसकी वजह थोड़ी देर में पता लग जाएगी। वैसे उसकी वजह तो यही है कि जो पास कॉस्ट इनकर हो चुकी उसकी मद में ग्रांट आई है, तो कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट है। और जो प्रेजेंट कॉस्ट भी इनकर हो चुकी है उसकी मद में भी जो ग्रांट आ जाए वो भी तो यही एंट्री से इधर आएगी ना। मसला तो तब पड़ता है जब फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड के लिए पैसे आज ही रिसीव हो जाएं, लम सम रिसीव हो जाएं। तो जैसे ही ये रिसीव होंगे तो ये काम पहले ज़हन में रखना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही लम सम पैसे फ्यूचर की एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट के लिए आज ही रिसीव हो जाएं, तो पहला काम क्या है, रिकॉर्ड द गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। ये हमने कल लिखा था, ठीक है। बस ये समझाना मकसद ये था कि ये काम में कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शन थोड़ा ही है। ग्रांट ना बनना ही बनना है डेफर्ड इनकम, क्योंकि अगले कई सालों से रिलेट कर रही है ना। तो इस अमाउंट ने डेफर्ड इनकम बनना ही बनना है, और फिर इसने किसी ना किसी सिस्टमैटिक बेसिस से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होना ही होना है। ये कल हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। बस फर्क क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जो फिगर जाती है इसकी प्रेजेंटेशन के दो ऑप्शन है। बैलेंस शीट में कोई ऑप्शन नहीं है, बैलेंस शीट में डेफर्ड इनकम ही है। उसने जब इनकम बनना है तो एक ऑप्शन क्या है, इनकम को अलग शो करो, सेपरेटली रिकॉर्ड गवर्नमेंट इनकम, ठीक है, और एक्सपेंस को अलग रखो। और दूसरा ऑप्शन क्या था, डिडक्ट द गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। तो अब बात थोड़ी सी क्लियर हुई। तो टेबल बना हुआ ना, उसमें मैंने ये वाला ऑप्शन ऊपर लिख दिया था और दूसरी बात नीचे लिखी हुई थी, आई थिंक। तो ये ज़्यादा बेटर बात समझाता है कि अगर पैसे फ्यूचर के आज रिसीव हुए हैं तो डेफर्ड इनकम तो बननी ही बननी है, लाजमी। अब उस डेफर्ड इनकम ने इनकम में ट्रांसफर भी होना है सिस्टमैटिक बेसिस पे। फर्क सिर्फ क्या है, फर्क ये है कि आपने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, भाई साहब ये थोड़ा सा कैमरा इधर कर देंगे इस लेजर वाली साइड पे, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या तो इनकम रिकॉर्ड करनी है सेपरेटली और एक्सपेंस को रखना है सेपरेटली, या आप उसको डिडक्ट कर लें। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर उसको चेंज करना चाहें अपने हिसाब से तो कर लीजिएगा। बहरहाल फिलहाल यहाँ पर वापस आ जाएं। अब 2 लाख की कॉस्ट पहले साल में, 2.5 लाख की दूसरे साल में और 4 लाख की तीसरे साल में इनकर की गई, ठीक है। अब पहले साल में गवर्नमेंट ग्रांट आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। उसके बाद 31 दिसंबर पर आपने वेजेस एक्सपेंस इनकर किए, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। अब ऑप्शन 2 है,
डेफर्ड इनकम ने तो डेबिट होना ही होना है। ये देखो, डेफर्ड इनकम डेबिट, डेफर्ड इनकम डेबिट, डेफर्ड इनकम डेबिट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कहां पे है? या तो क्रेडिट इनकम को करो, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को, या वेजेस एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर लो, यानी नेट कर लो। समझे हो? अच्छे तरीके से समझ गए ना बात? ठीक है, तो पहले मैं अज्यूम करता हूं रेड वाला नहीं लिखा हुआ, पिछली क्लास में पहले नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो अभी सिर्फ ग्रीन लिखा हुआ है। अब करना शुरू करते हैं इस काम को जी। अब वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 200 से हो गया। उसके बाद डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम डेबिट करके हमने इनकम को क्रेडिट करना है। कितने से करें? क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस निकालें? फिर नहीं, प्रोपोर्शनेट बेसिस तो तब निकाली थी जब सवाल ने ऐसा डाटा नहीं दिया हुआ था। वो क्या कह रहा है? आपको एक्सपेंस का 20% हम रीइंबर्स कर रहे हैं, तो एक्सपेंस का 20% रीइंबर्स करना है, मतलब इस 200 का 20% कितना बनता है? 20, तो 40 सॉरी। तो इस 150 में से 40 इस साल से रिलेट करता है। प्रोपोर्शनेट बेसिस जरूरी नहीं लिखना, सिस्टमैटिक बेसिस असल लफ्ज था। फिक्स एसेट वाली ग्रांट को डेफर्ड इनकम बनाओ और सिस्टमैटिक बेसिस पे इनकम बनाओ। और मैंने कहा था लाइक डेप्रीसिएशन, सिस्टमैटिक बेसिस उसकी क्या है? ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस की मद में गवर्नमेंट ग्रांट आई है तो उसे डेफर्ड इनकम बनाओ, उसको इनकम में फेंकना है ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। अब कल वो प्रोपोर्शनेट बेसिस निकाली थी हमने, आज परसेंटेज सवाल में ही गिवन है, सिस्टमैटिक बेसिस तो है ही। ठीक है, तो उधर देखें 20% को आपने डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट करके ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दी। ठीक हो गया? आगे बढ़े, अगले साल में आए 31 दिसंबर 2000 कौन सा है? 17। ये वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 250 से। अब इस 250 का 20% 50 रुपए वो गवर्नमेंट ने समझो दिया, दे इकट्ठे दिए थे, पर बनता कितना है इस साल इनकम में जाना? 250 का 20% ना, ये इतनी शर्त ही पूरी हुई ना, वेज एक्सपेंस इनकर हुआ। तो एंट्री देखो इधर क्या हुई है, डेफर्ड इनकम डेबिट और डेफर्ड ये गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 50 से, अभी रेड नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आप आए तो आपको आखिरी साल में कितना एक्सपेंस इनकर किया हुआ है उन्होंने जी? वेजेस एक्सपेंस 4 लाख डेबिट और कैश क्रेडिट, और अब आपने 4 लाख रुपए के ऊपर 20% लगाया, 80 बना। अब उसूली तौर पे तो बनता था डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट 80 से और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 80 से, पर 80 तो वहां पड़ा ही नहीं है। क्यों? 150 में से पहले साल 40 इनकम क्रेडिट किया था ना, ये 150 क्रेडिट किया था, इसमें से 40 डेबिट, फिर 50 डेबिट, कितना 90 निकल गया, बाकी कितना बच गया? 60। तो एक चीज पड़ी ही 60 है, आप वहां से 80 कैसे निकाल सकते हैं? तो यही समझाने के लिए मैंने ये लेजर बनाया था, लेकिन शायद ये लेजर दूसरे सवाल का है। ठीक है, जो मैंने बाद में समझाना शुरू कर दिया। तो आप इधर देखें, इस लेजर को जरा तेजी से देख लेते हैं जी। आपने डेफर्ड इनकम बनाया था, कितने रुपए हैं? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, 150 कह लूं। ठीक है जी, 1 जनवरी 16 को कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, 31 दिसंबर 16 पे कितना डेबिट किया है, इनकम बनाया? तो यहां पे मैंने लिखा जी 2016 में आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जो बनाई है वो कितनी बनाई है? 40। तो कैरी डाउन 110 बच गया था। 1 जनवरी 17 पे आए, ब्रॉड डाउन 110 पड़ा था। अब आपने 2017 वाले साल के एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी इनकम बैंक की? 50। कैरी डाउन कितना बच गया? 60। अब 1 जनवरी 18 पे ये आपके पास है 60 रुपए। तो जब पड़ा ही 60 है डेफर्ड इनकम में, तो 80 कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे कोई रीपेमेंट, कोई ऐसा कोई मुश्किल, ये कॉमन सेंस का एक कॉन्सेप्ट था। एक चीज़ पड़ी ही आपके पास 60 रुपए, बची ही 60 है, तो आप बाकी के 20 को जो है वो बस ठीक है एक्सपेंस में पड़ा रहने दोगे। ठीक है, तो आपकी एंट्री फिर बनती ही कितने से है? मैक्सिमम 60 से इसको इनकम बनाओगे, क्योंकि बाकी कुछ बचना ही नहीं है। अगर 80 पड़ा होता तो 80 का 80 यहाँ से डेबिट कर लेते। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है एंड पे। ठीक है, ये डेफर्ड इनकम डेबिट 400 का 20% लगा के 80 लिख लिया था मैंने, लेकिन फिर दिखाया बच्चों को लेजर से 80 तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर 60 ही है, तो 60 को डेबिट कर लोगे। ठीक है, डन, सही है।
अगली बात, ये तो था ऑप्शन क्या, आप एक्सपेंस को अलग रखो, इनकम को अलग रखो। हमारे सामने है हमारी एग्जांपल, हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, कल जो मैंने दोनों ऑप्शंस लिखवा कर एक एक को कटवाया हुआ था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप एक्सपेंस डेबिट करो फिर एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस डेबिट करो फिर एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस डेबिट करो एक्सपेंस को ही। अब ऑप्शन 1 में क्या है, आपकी वेजेस 200 और इनकम 40 अलग नजर आएगी, वेजेस 250 इनकम 50 अलग नजर आएगी, वेजेस 400 इनकम 60 अलग नजर आएंगी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन 2 पे जाते हैं, यानी कि आप नेट करते हैं, प्रेजेंटेशन सिर्फ है, देखो ये सब ब्लैक मैंने इसीलिए रखा, डेफर्ड इनकम क्रेडिट हुई, ये डेबिट हो रही है, फिर ये डेबिट हो रही है, फिर ये डेबिट हो रही है, यहां पे कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंज इज प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, नेट करना है। अब जब नेट कर रहे हो तो 200 माइनस 40, आपकी इनकम नजर नहीं आएगी, एक्सपेंस 160 का नजर आएगा, एक्सपेंस 200 का नजर आएगा, एक्सपेंस 340 का नजर आएगा, ठीक है, सही है ना। तो बस इसमें छोटी सी टेक्निकल बात सिर्फ यही थी कि एंड पे इतने बचे ही नहीं हैं कि आप कहेंगे जो है वो हम 80 के 80 यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। कितने बच्चों ने इसी तरह से कर लिया था बगैर सोल्यूशन देखे, 60 ही किया था, ओके। और कितने बच्चे जज्बात में आके 80 ही कर गए थे, ओके। किस बाकियों ने किया नहीं बस सवाल, चेक करना शुरू करें भाई, किधर गए मेरे दोस्त, चेक करना शुरू करो इधर से, इनका मैं खुद चेक करता हूँ अभी होमवर्क जी, चेक करना शुरू कर दें, और जो मिल जाए उसका वीज़ा है। ये कोई मेरे सौतेले थोड़े ही हैं स्टूडेंट जो खड़े हुए हैं पिछले 15-20 मिनट से, बाहर जिधर मर्जी जाए, इधर से बाहर का। ओके सुने, आप क्वेश्चन 1 में कोई मसला तो नहीं है, परले नुक्कर में देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपका होमवर्क हो चुका है, ठीक है, डन। आ जाए क्वेश्चन बैंक 1 पे। क्वेश्चन बैंक का तो अकेला ही सवाल है। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है बैठे हुओं में से, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ बहादुर यार, ये तो कोई बात बहादुरी तो नहीं है फिर कोई। कौन कौन ये कहता है कि मैं जुल्म कर रहा हूं, ये जो मैंने सजा दी हुई है और मुझे ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए, हाथ खड़ा कर। आ जाओ भाई, तुम बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ भाई, मैं कोई अल्लाह की अदालत में मैंने पकड़े जाना है, तुम मुझे जालिम सोच रहे हो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ कर दे। इनके लिए तो दुआएं कर रहा हूँ, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, इनको पढ़ने की तौफीक दे दे, इन्हें पास कर दे हैं इसी अटैम्प्ट में। लेकिन अगर इस तरह से 2-4 दफ़ा और नज़र आओगे तो मुझे शक पड़ जाएगा ये इस अटैम्प्ट वाले तो नहीं है, ये बस यही हैं 2-4 मुहर्रिकात फेल होने के, होमवर्क ना करना, टेस्ट ना देना, छुट्टी कर लेना, फिर दोबारा से उसको रिवाइज ना करना, किसी से होमवर्क ना करना, छुट्टी के ऊपर दूसरा जुर्म। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वैसे आप लोगों से कि आप इस तरह से करेंगे आइंदा। कितने बच्चों ने 2 में से 1 सवाल किया हुआ है और खड़े हैं? बैठे हुए बच्चे तो बैठे, आप लोग तो रहने ही देना, आप लोगों को तो बस और रिजल्ट, हाँ रिजल्ट ही पूछेगा, रिजल्ट भी पूछेगा, आप लोग ना करें होमवर्क, मैं आपको सजा भी नहीं दे सकता जी, पता है इन लोगों को क्लास से निकालना नहीं है इसने। हाँ भाई, किसी ने 1 सवाल भी नहीं किया हुआ, चलो जुमे का दिन है, थोड़ी देर और खड़े रहो। ओके क्वेश्चन 1, किसी और को लगता है मैं जालिम हूँ, जुल्म कर रहा हूँ, हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं लगता, सब बैठ जाओ, अपना फायदा है बेटा, काम करने लग जाओ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002, ईयर 2 को 2002 कर लें। अच्छा खामोशी से बैठना है, और जो कोने पे लगे हुए हैं ना वो आगे हो जाएं जल्दी जल्दी, बस ऐसे ना करें, सारी क्लास को सब कुछ तो नजर आता है, ऐसे तो ना किया करें, आ जाएं। आपकी मस्कीन शक्ल देख के तो सब पे तरस आया, मुझे लगा गिरने वाला है, बस जल्दी बैठो। तो टीए को कहाँ हूँ मैं, टीए बगैर तो मैं टीए बगैर क्या हूं मैं? ओके, ड्यूरिंग द ईयर
एंडेड 30 जून, ईयर 2 को काट के 2002 कर लो, जरा कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, जहां जहां ईयर 2 लिखा हुआ है 2002 कर लेना। केटी रिसीव्ड 3 ग्रांट्स द डिटेल्स ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। नंबर 1, ऑन यकम सितंबर, ऊपर लिखा हुआ उसने ड्यूरिंग द ईयर, तो नीचे वाली तीनों ट्रांजैक्शंस ये यकम सितंबर 2000 ईयर 1 होगा, फिर यकम नवंबर ईयर 1 होगा, यकम जून ईयर 2 होगा। इसका मतलब 2001 और 2002 खुद ही कर लेना आप, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, उसने भी नहीं लिखा हो, ऊपर जो लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2002, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2, तो सितंबर 1 होगा, नवंबर 1 होगा और जून 2 होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों ही ट्रांजैक्शन इसी साल की हैं। 3 ग्रांट्स रिसीव हुई हैं, कौन कौन सी हैं? ऑन यकम सितंबर अ ग्रांट ऑफ 40,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 70,000 विच केटी हैड इनकर्ड, इनकर हो चुकी हैं 70 की कॉस्ट, उस 70 की कॉस्ट की मद में 40 की ग्रांट रिसीव हुई है। अब आपका दिल भला क्या कर रहा है? आपका दिल ये कर रहा है, थोड़ी सी बात टेक्निकल है, यहां पे सुन लो, आपका दिल कर रहा है तो ये पास्ट कॉस्ट इनकर्ड है, तो ये इधर नजर आ रहा है ये टेबल, भाई साहब ये टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छा जी, है तो ये पास्ट कॉस्ट इनकर्ड, लेकिन इसको करंट ईयर में रखें या ना रखें, ये क्वेश्चन आ गया। क्या ये 70, उसने क्या कहा है, उसने कहा है शो हाउ अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ केटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2002। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इनकम स्टेटमेंट भी आती है, बैलेंस शीट भी आती है। अब सवाल ये पैदा हुआ 40 में तो इनकम बनना है, आपको उसमें कोई शक ही नहीं रहा, कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 40 से होना ही होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, बोलो, क्योंकि शर्त पूरी हो चुकी है, इनकर भी हो चुकी है, अब उसकी गवर्नमेंट ग्रांट भी आ गई है। मसला ये है ज़हनों के अंदर आया, क्या ये हम अपनी इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट जो बनाएं उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट एज एन एक्सपेंस शो करें, या उसको ये अज्यूम करें कि ये 2001 से रिलेट करता था, 2002 का एक्सपेंस ही नहीं है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, समझ नहीं आई, सुनना ही नहीं मेरा सवाल। भाई 40,000 की ग्रांट इनकम बननी है या नहीं बननी, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अब क्वेश्चन ये है कि उसने लिखा हुआ है हैड इनकर्ड, हैड का लफ्ज इस्तेमाल, यानी 70,000 की कॉस्ट इनकर हो चुकी है। अब मांगा उसने इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट है, तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। ऑप्शन 1 की बात कर लेते हैं, ग्रांट को अलग शो करना है, एक्सपेंस को अलग शो करना है, ठीक है। तो 40 की ग्रांट तो आप शो कर लेंगे, क्या 70 का एक्सपेंस शो करना चाहिए या अज्यूम करेंगे वो 2001 से रिलेट कर रहा है? जब तक सवाल खुद ना कहे कि ये 2001 से रिलेट करता है, खुद से अज्यूम नहीं करना। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में यहां पर पास्ट कॉस्ट इनकर्ड और प्रेजेंट को स्लैश डाल के लिख लिया कि एक तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, दूसरा ट्रीटमेंट क्यों सेम है, प्रेजेंट कॉस्ट है, इनकर हो चुकी है और उसी की मद में सारे पैसे आज ही आ गए। भाई देखें, फ्यूचर कॉस्ट यकम जनवरी को आपको कहा गया मिसाल के तौर पे कि आपको एक ग्रांट हम देते हैं, आपको हम एक ग्रांट देते हैं कैश डेबिट और आपने वेजेस, इसी की समझ लेते हैं मिसाल के तौर पे, वेजेस की मद में आपको ये ग्रांट दी जाती है, लेकिन आप ईयर एंड पे जो वेजेस इनकर करेंगे उसी में से ये डिडक्ट कर लीजिएगा 100 रुपये। अब आपने कहा यकम जनवरी 18 मिसाल के तौर पे हमारा साल है, कैश डेबिट करेंगे और डेफर्ड इनकम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। फिर ईयर एंड आया 31 दिसंबर 18 और आपने ये कॉस्ट इनकर कर ली, ये कॉस्ट इनकर कर ली होगी, जो भी कॉस्ट होगी मैं वो नहीं लिख रहा, ठीक है। अब जब कॉस्ट इनकर हो गई है जिसकी मद में ये ग्रांट पहले साल के पहले दिन आई थी, तो फिर साल के एंड में क्या करोगे, डेफर्ड इनकम अब छोड़नी चाहिए बैलेंस शीट में, नहीं, खत्म, डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 100 से। तो फिर आपने ये किया क्या, साल के पहले दिन ग्रांट ये डेफर्ड इनकम बनाई, साल के आखिरी दिन उसको खत्म कर दिया। भाई बैलेंस शीट तो ईयर एंड पे ही बनती है, तो अगर एक ही साल से रिलेट कर रहा हो एक्सपेंस, तो चाहे एडवांस में पहले दिन मिल गया, साल के एंड में वो शर्त पूरी हो रही है, तो फिर डेफर्ड इनकम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता।
बात समझे हो? तो हम डायरेक्ट ही एंट्री कर सकते थे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर प्रेजेंट भी है, कॉस्ट इनकर हो गई है, तो शर्त पूरी होगी अगर, तो उसकी भी तो ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, मसला तो तभी आएगा, मसला सिर्फ तभी आएगा जब फ्यूचर की कॉस्ट हो टू बी इनकर्ड और वो भी आज लंप सम रिसीव हो जाए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनी। यहां पे आहिस्ता आहिस्ता का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। ठीक है, अच्छा चलें, बात और हो रही थी। बात ये कर रहा था मैं कि उसने कहा कि 70,000 की वेजेस, ये जो भी ट्रेनिंग एक्सपेंस जो है ये इनकर कर चुका है। ठीक है, और दूसरी बात ग्रांट भी रिसीव हो गई है। तो अब सवाल ने ये नहीं कहा कि ईयर 2001 से रिलेट कर रहा है, तो फिर यही कहेंगे ये ट्रेनिंग कॉस्ट हमारे इसी साल 2002 की है। एक्सपेंसेस में इसको 70 अलग शो करो और इनकम में 40 को अलग शो करो, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, एक्सपेंस में ही 70 माइनस 40 30 शो कर दो, इनकम शो मत करो। क्लियर? ओके। नंबर 2, दिल तो नहीं कर रहा ये पढ़ने का आपको, इसमें तो मास्टर्स हो गया होगा कल से। ठीक है जी, बहरहाल पढ़ लेते हैं। On Yakam November, KT bought a machine for 3.5 लाख. A grant of 1 लाख was received from central government in respect of this purchase. हम पहले ऑप्शन की तरफ पहले मूव करेंगे। ठीक है, प्रेफरेबल एसेट को अलग रखना है, इनकम अलग बनानी, डेफर्ड इनकम अलग बनानी है। ठीक है, ओके। 3.5 लाख का एसेट खरीदा यकम नवंबर को, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की ग्रांट दे दी, यकम नवंबर को ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस परचेज, उसी एसेट के लिए, द मशीन विच हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50 इज डेप्रिशिएटेड ऑन सीधी लकीर बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। यकम नवंबर, दिसंबर, बस 2 महीने नहीं, 8 महीने। 8 महीने एसेट डेप्रिशिएट होगा, 8 महीने एसेट डेप्रिशिएट होगा। 3.5 लाख माइनस 50, स्ट्रेट लाइन है ना, डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ इंटू 8/12, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एसेट रिकॉर्ड किया था आपने पहले, 3.5 लाख का एसेट रिकॉर्ड किया था ना। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। सही है, ऑप्शन 1 है ना। और डेफर्ड इनकम में आपने 100 रुपये रखा हुआ है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं ना होती, ग्रांट 100 ही है ना। 100 रुपये, लाख रुपए ग्रांट आई, इसकी तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं ना होती। करना वही काम है, डिवाइड बाय 5 इंटू 8/12, डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये काम हमने कल किया था, ऑप्शन 1। ठीक है, और ऑप्शन 2 ये मत करो, इसको 2.5 कर लो, ये काम ही नहीं करना पड़ेगा, डिडक्शन नजर आएगी। तो वहां पे मैंने आपको कल समझाया था कि फायदा कैसे मिल जाता है भाई। एक्सपेंस 350 के ऊपर होना तो ज्यादा होना था, इनकम अलग नजर आनी थी, प्रूफ भी किया था हमने, बराबर आ रहा है। फायदा कैसे मिल गया? जब एसेट ही कम कर लिया, डिडक्शन एक्सपेंस ही कम हो गया, तो वो जो फायदा अलग से मिलना था वो यहाँ से एडजस्ट होकर उस एक्सपेंस को कम करके फायदा दे रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो ये तो बहरहाल डिस्कस करने के काबिल ही नहीं था पॉइंट। लास्ट, ऑन यकम जून, 1 महीना पहले, अ ग्रांट ऑफ 1 लाख फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। This grant was in respect of relocation costs that KT had incurred moving part of its business from outside the local area. Relocation कहते हैं आप किसी जगह पे शिफ्ट कर जाएं अपना बिजनेस। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड लोकल एरिया का मतलब क्या है? पहले इस एरिया में नहीं थे, कहीं और थे, इस एरिया में आए हैं। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ने कहा हो, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ कि आप इस एरिया में चले जाएं, आपको हम इतना फायदा देंगे। मिसाल को उन्होंने वैसे ही मूव किया तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई आप लोग आ गए हो, ठीक है, आपने बहुत खर्चा किया, यहाँ से रिलोकेट करना बिजनेस काफ़ी खर्चा होता है, तो आप जो है ना, अगर इस इलाके के 10 लोगों को अपने पास जो है वो इस साल के एंड तक एम्प्लॉय कर लें, अपने पास रख लें इस साल के एंड तक। यकम जून को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और कहा कि 30 जून 2002 तक, यानी एक महीना ही है, इसमें अगर आप 10 बंदों को अपने पास मुलाजमत पे रख लो तो ये ग्रांट आप, नहीं तो ये ग्रांट वापस कर देंगे। अब 30 जून तक तो वापस नहीं होनी, लेकिन अभी सवाल चुप हो तो हमें अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा कि इन्होंने ये शर्त पूरी की या नहीं की, पर सवाल चुप नहीं है, चीख के कुछ कह रहा है। क्या कहता है वो? कहता है द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल, वापस हो जाएंगे सारे पैसे, अनलेस
KT recruits 10 employees locally by the end of year 2। गवर्नमेंट ने कहा अगर ईयर 2 को काट के 2002 कर लिया होगा, मुझे पता है आप जी। गवर्नमेंट ने कहा कि 30 जून 2002 तक अगर आपने 10 एम्प्लॉयज यहां से रख लिए अपने पास मुलाजमत पे तो ये आपके पैसे, वरना ये रीपेएबल है इन फुल, लाख का लाख वापस ले लेंगे। 30 जून तक तो देखेंगे ना, फिर जुलाई में जाके अगले साल वापस लेंगे। बहरहाल इनकम बना लेते या डेफर्ड इनकम बना लेते अगर 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 शर्तें पूरी होती हैं, रीजनेबल एश्योरेंस होती, शर्त पूरी हो जाएगी। रिसीव वाली तो बात पहले ही होगी, रिसीव तो पहले ही होगी एडवांस में, ठीक है। तो हम कैश डेबिट करके बैठे हैं और इनकम या डेफर्ड इनकम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त अभी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने एक शर्त लगाई है, आगे लाइन लिखता है KT is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match the needs of this part of the। भाई वो अभी मूव किए हैं, अब उनका काम देखकर ही वहाँ के लोकल लोग इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, कोर्सेज करेंगे और काबिल होंगे इस काम को करने के। फिलहाल तो वहाँ पर लोकल्स में ये स्किल का सेट मौजूद नहीं है जो काम ये लेकर गए हैं। तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, अब 1 महीने में ट्रेनिंग दे के कैसे एम्प्लॉय करवा लें, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इनके पास अश्योरेंस नहीं है। तो जब अश्योरेंस नहीं है तो कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट पेएबल क्रेडिट कर लो, पेएबल नहीं रीपे कर लो। और बताओ, ये भी रीपेमेंट कॉन्सेप्ट नहीं आया उस तरह से, ये तो अभी तक सिर्फ ये भी कॉमन सेंस से काम चल जाना था। जब ग्रांट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कैश आ गया है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने वापस ले लेना है और नजर भी आ रहा है कि नहीं बंदे रख पाएंगे तो वापस तो करने पड़ेंगे, तो आज लायबिलिटी रिकॉर्ड करो ना, इनकम वाली नहीं, रीपेमेंट की बस, नॉन करंट नहीं, करंट ही। 30 जून तक नहीं होना काम, 1 जुलाई को गवर्नमेंट का बंदा आएगा, कहेगा 2.5 लाख रुपया वापस कर दो। तो आपने कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट रीपेएबल क्रेडिट कर रखा था, 1 जुलाई को जब वो आएगा तो आप गवर्नमेंट ग्रांट रीपेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, कहेंगे जी जाए माजरत हम नहीं रख सके बंदे, बात समझे हो, ठीक है। तो अगेन दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने ही था, लेकिन इस केस के अंदर कोई ऑप्शन नहीं, दोनों ऑप्शंस के अंदर ये सेम ही रहना था। देखिए ज़रा, आपको नज़र आएगा आंसर के अंदर करंट लायबिलिटीज़ में 1 लाख, ऑप्शन 1 में भी, और फिर करंट लायबिलिटीज़ में 1 लाख ज़्यादा नज़र आ रहा है नहीं वो 1 लाख नीचे जाकर नज़र आ रहा है अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है। वो उसने टोटल कर दिया है, तो 1 लाख और 1 लाख गवर्नमेंट ग्रांट रीपेएबल, यहाँ पे तो लिखा ही यही हुआ है। ऊपर जो अदर करंट लायबिलिटीज़ का 1 लाख लिखा हुआ है ना पहले ऑप्शन 1 में, उसके आगे ब्रैकेट में वही अल्फाज लिख लें जो नीचे भी लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रीपेएबल, सही है ना। चले ओके जी, हेडिंग बनाएं, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ओके जी, मैं अपने ही सवाल से आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा जिनको आपने करना होगा होमवर्क में, और सिर्फ एक केस इनमें ऐसा है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, ऐसे थोड़ा सा, बाकी तो बहुत ही आसान है। बस मुझे ज़रा डाटा लिखवा दें, ठीक है। डाटा कौन सा? अपने सवाल वाला डाटा लिखवा दें ज़रा, ठीक है। अपने सवाल वाला डाटा जो कल हमने सवाल किया था, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सिर्फ मुझे डाटा लिखवा दें, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 2002 में 6, कोई क्वेश्चन है? बोलें। हाँ, आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस की एक्सट्रैक्ट है, आपने कुछ लिखना नहीं है, बस मुझे वो लिखवा देना है ताकि मैं 2004 में जाके गवर्नमेंट को नाराज करा के इसकी रीपेमेंट आपको यहाँ से समझा लूँ, ठीक है। 6.25 का एक्सपेंस था और एनवायरमेंटल एक्सपेंस कितना था? 4। सुने,
मुझे अब एक ही ऑप्शन बताना है। मैंने आपको नेट ऑफ एसेट वाला ऑप्शन भी कटवा दिया था, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ग्रांट तो एक ही थी ना, ऑप्शन दो थे, तो एक वक्त में तो एक ही तरह से कि दोनों तरह से गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करोगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन का मतलब है कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट इनकम एसेट रिलेटेड 2.5 आई थी जहां तक मुझे याद पड़ता है, और ये कोई अजीब सी फिगर थी 2.86। इसको वो नेट करके प्रूफ करके फिर उनको काट दिया था नेट वाले ऑप्शंस को, और कहा था ये बेटर है। ऐसे ही एसेट पहले साल के एंड पे 93.75 था, और इसी एसेट से रिलेटेड ग्रांट जो थी वो 32.5 और 5 करंट था, ठीक है। और ये टोटल 32 जमा 5 37,5 की लायबिलिटी थी। कैसे? ऐसे ऐसे 40 की इनकम आई थी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इसमें से 2.5 रुपए की इनकम बनी थी, बाकी क्लोजिंग 37,5 था। ये 37 टोटल लायबिलिटी थी, इसको तोड़ा था हमने करंट और कैश फ्लो के सवाल में बताया भी था। लॉन्ग टर्म लोन नजर आ रहा है, उसका करंट पोर्शन नजर आ रहा है, लेजर में इकट्ठा करो, लायबिलिटी तो टोटल ही थी, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको अलग अलग प्रेजेंट किया था, है टोटल ही लायबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, ये 37 ओपनिंग था, ठीक है, अगले साल में बाद में जाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये 37 का क्लोजिंग है जिसको हमने तोड़ के लिखा हुआ था, ठीक हो गया। ओके, पहले ना इसी की ही बात कर लेते हैं सारी, इसको भी साइड पे रखते हैं, ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी रीपेमेंट बताऊंगा, गवर्नमेंट को इसमें नाराज करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगले साल में आए तो कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया? 6.25, पता नहीं कहाँ पहुंच गया जी, 12.5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, और 5 रुपीज की इनकम बना ली थी हम, ठीक है। एसेट कितना रह गया था? 81.25 और 27.5 और 5। अगेन ये दोनों मिलकर कितने बनते हैं? 32.5। इधर देखो, 37 था, 37 में से 5 इस साल इनकम बन, इस टोटल 37 लायबिलिटी थी, इसमें से 5 इनकम बन गया, बाकी 32 लायबिलिटी थी। इस 32 को फिर हमने तोड़कर प्रेजेंट किया कि करंट 5 और बाकी, ठीक है, सही हो गया। अब ये 2 साल बड़े सुकून से कल गुजर गए थे कि गवर्नमेंट गॉट नाराज ऑन 1 जनवरी 2004, गवर्नमेंट गॉट नाराज एंड द गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स फुली एसेट वाली ग्रांट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एसेट वाली ग्रांट, ओके। अच्छा, अब नाराजगी क्या हो सकती है? कोई कंडीशन लगाई हुई थी जो मीट नहीं की होगी, नाराजगी होगी, ठीक है। साल का उन्होंने कहा था एम्प्लॉयज़ को आपने रखना है, ठीक है, अगले 3 साल तक इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखने हैं, तो दूसरे साल के एंड पे उन्होंने छापा मारा, इतने एम्प्लॉयज़ ही नहीं थे, हमें हंस के दिखा दिया, हमने कहा जी नहीं मिल रहे थे, मैंने कहा इनकम बनाई जाते हो हैं, हमारे सारे पैसे वापस करो। पैसे तो उन्होंने ले ही लेने। अब ग्रांट कितनी आई थी? 40 की। जब आई थी ग्रांट तो हमने एंट्री की थी कैश डेबिट, खुशियां मनाई थी, एसेट बढ़ गया। आज गवर्नमेंट के बंदे आ गए हैं और उन्होंने कहा है 100 रुपये दे दें, और वो पैसे तो ले ही लेंगे, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। कैश या बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? रीपेबल इन फुल, फुल्ली रीपेबल होगी, ठीक है। अब हमने देखा इधर उधर देखा इधर उधर, ये 1 जनवरी 2004 पे तो हमारे पास अभी भी डेफर्ड इनकम कितनी पड़ी हुई थी? हमने कहा डेफर्ड इनकम को डेबिट करो बस, ठीक है, खत्म करो। इनकम तो नहीं बनी, उल्टा कैश निकल गया है। तो डेफर्ड इनकम में कितना बैलेंस पड़ा था? 32.5। नजर आ रहा है 27 और 5, ना 27 है ना 5 है, ये टोटल है, लेजर देखो, ठीक है। ये सारे का सारा अब डेबिट कर दिया आपने, इनकम नहीं बना, अगले कैश ले गए हैं, अभी भी कुछ बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 7.5। ये 7.5 किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? इसको एक्सपेंस कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर कह लो, एक्सपेंस है
नाराजगी एक्सपेंस। फिलहाल इसका नाम नाराजगी एक्सपेंस घर पे आप रखेंगे, ये जो गवर्नमेंट नाराज हुई उस वजह से एक्सपेंस बढ़ गया। जरा ध्यान से देखो अगर, तो ये इनकम पिछले 2 साल में रिकॉर्ड की थी, पिछले 2 साल को जाके नहीं छेड़ना, पिछले 2 साल को जाकर नहीं छेड़ना। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज चेंज इन एस्टीमेट की तरह, एस्टीमेट कहो ना, चेंज इन एस्टीमेट की तरह उसकी अकाउंटिंग है। क्या मतलब, थोड़ा सा रिवाइंड करें, थोड़ा सा रिवाइंड करें कॉन्सेप्ट्स को। चेंज इन एस्टीमेट हमने फिक्स एसेट में पढ़ा था कि अगर रेजल वैल्यू बदल जाए, अगर यूजफुल लाइफ बदल जाए, अगर डेप्रिसिएशन मेथड बदल जाए, तो इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर बदल जाती है। हमने से कहा था ये अंदाजे की गलती थी, चेंज इन एस्टीमेट है, अंदाजे की चेंज है। तो याद करके बताओ, 2 साल से एसेट चला आ रहा होता था, तीसरे साल जब एस्टीमेट में चेंज आता था, तो क्या हम पिछले 2 साल की डेप्रिसिएशन को भी सही करते थे जाकर? उसको छोड़ते थे उसके हाल पे कि जो हुआ सो हुआ, अब आज से और इसके बाद से डेप्रिसिएशन ये होगी। इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग, यानी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये क्या होती है, FR2 में जाके पढ़ोगे, IS 8 के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव भी कुछ चीज़ें होती हैं, पिछले सालों को भी सही करते हैं, लेकिन आपके वो स्कोप से बहुत बाहर की चीज़ है अभी, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ करंट ईयर को ही सही करने की इजाज़त है। तो इसलिए चेंज एस्टीमेट के लफ्ज़ से परेशान ना होना, लिंक करो इसको उसके साथ। जब फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हमने चेंज इन एस्टीमेट की बात की थी, हमने क्या किया था, पिछले साल की डेप्रिसिएशन को जाके सही किया था, हमने उनको उसके हाल पे ही छोड़ा था, हमने कहा था अब और इसके बाद डेप्रिसिएशन ये होगी, ठीक है। तो इसी तरह पिछले साल की इनकम को कुछ ना कहो, बस इस साल में इनकम नहीं होगी, इस साल में इनकम नहीं होगी, बल्कि एक नाराजगी एक्सपेंस होगा। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा तुमने बड़ी खुशियां मनाई हैं पिछले 2 साल में, अब वापस मत जाओ, इस साल में उसको एक्सपेंस कर लो, बात तो वहीं पे आ गई, ठीक है, बात समझे हो। तो ये तरीका है रीपेमेंट को रिकॉर्ड करने का। अगर कंडीशन मीट ना होने की वजह से गवर्नमेंट ग्रांट रीपेबल हो जाए इन फुल, तो रीपेबल नहीं होती, वो पे होती है, फिर कर लेते हैं, वो निकलवा लेते हैं पैसे, जैसे भी निकलवाएं, गवर्नमेंट है वो, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो गया। डेबिट किसे करें, जो बैलेंस आपके पास पड़ा था उसे, रीपेड टू गवर्नमेंट का लफ्ज लिख दिया, यहां पे आप कैश भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, बहरहाल डेबिट 32 जारिया 5, बाकी किधर फेंक दो, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका होमवर्क 6.1 के अंदर हो जाएगा कवर, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है जिस पेज के ऊपर, साथ साथ वो भी देखते चले ना, जरा मुझे पेज 10 ओके मैं बता देता हूँ। 704 नंबर सफ़े पे रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की हेडिंग आ रही है। अंग्रेजियाँ पढ़ लेनी है आपने, मैंने सब बातें बता दी हैं। एक बात गौर से सुन लें ज़रा, 706 पेज पे आए, पेज 706 पे एंड पे देखें, गवर्नमेंट असिस्टेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये 4 लाइनें और अगले सफ़े पे 10-12 लाइनें। इसके अलावा कल सारे नोट्स आपने पढ़ के आने हैं, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रही है, हमने डिस्कस नहीं की हुई, ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंस रह गई है बस, ओके। सुने, अब वापस आए, एग्जाम्पल 5 नहीं, एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 705 पे एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप एग्जाम्पल, तसल्ली से, इत्मीनान से, सुकून से पढ़ेंगे आप लोग, और उसको करके आएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक में मसला आना है आपको, अल्लाह करे वो भी ना आए, ठीक है। तो बहरहाल मैं डिस्कस करूंगा इसको। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है अभी, आपने हेडिंग बनाई होगी अपने किताबों के ऊपर, कॉपियों के ऊपर, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, उसके ऊपर बस इतनी सी बात लिख लें जो काम की है। इफ बल्कि ये भी बुक में लिखा हुआ है, बहरहाल चले लिख ले। इफ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेएबल, इफ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेएबल, वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, वजह लिखने की जरूरत नहीं है। इफ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेएबल
then it is treated as change in estimate, then it is treated as change in estimate, ब्रैकेट में लिखें, इसका मतलब क्या होता है, only present year profit and loss is affected, बस only present year profit and loss account is affected। ये देखें, पिछले सालों को कुछ नहीं कहा, पिछले सालों को जाके इसकी इनकम को ख़त्म नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, बस जो उधर खुशियाँ दिखा रही यूज़र्स को दिखा ली, यहाँ पे अब गम भी दिखाओ, एकदम से गम, नाराज़गी एक्सपेंस, नाराज़गी, गवर्नमेंट नाराज़ हो गई है, जो हमने इनकम बनाई थी आज एक्सपेंस, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट में किस ग्रांट की बात चल रही है, एसेट रिलेटेड ग्रांट। अब एसेट रिलेटेड ग्रांट में ऑप्शंस 2 होते थे, ये तो था ऑप्शन 1, इसीलिए कहा था प्रेफरेबल है, बड़ा आसान है। ऑप्शन 2 है क्या, ऑप्शन 2 है क्या, बता नहीं रहा, आप करेंगे। ऑप्शन 2 है क्या, डिडक्शन कर लेते थे, देखो इसको एसेट को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एसेट हमने 100 पे रखा था, बिल्कुल सही रखा हुआ था। अब ऑप्शन 2 में क्या करते थे, 100 माइनस 40 करके 60 पे, ठीक है। अब 60 डेप्रीशिएट होता था, ठीक है, मैं आसानी के लिए फिगर ज़रा ज्यूम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 10 साल लाइफ है, तो 60 6 के हिसाब से डेप्रीशिएट होगा, 6 रुपये, और अगर हम डिडक्ट ना करते तो 10 होता, ये 100 होता, तो ये 10 रुपये के हिसाब से डेप्रीशिएट होता। तो एक तो उसी दिन क्या करना पड़ेगा, जो आपने कैश क्रेडिट किया है, डेबिट डेफर्ड इनकम तो कोई पड़ी ही नहीं होगी, डेफर्ड इनकम तो पड़ी ही नहीं होगी, तो कहां पे डेबिट करोगे, वो जहां से क्रेडिट किया था, एसेट क्रेडिट किया था ना, वहां पे जाके डेबिट करोगे। आप एंट्री करोगे यहां पे 10 रुपए से एसेट डेबिट और ये रीपेमेंट क्रेडिट, ठीक है, वापस एसेट बढ़ा लोगे। ये तो मसला हो गया, लग रहा है आसान है, आसान नहीं है, एक डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट में भी गड़बड़ हो गई है। क्या हम कहेंगे ये 10 के हिसाब से डेप्रीशिएट होना था, मिसाल के तौर पे 2 साल में 40 डेप्रीशिएट होना था, लेकिन ये 6 के हिसाब से, सॉरी 10 के हिसाब से 20 डेप्रीशिएट होना था, ये 6 के हिसाब से 12 डेप्रीशिएट हुआ, तो 8 से डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुई है, तो अब इसको भी दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो एसेट का दूसरा जो है वो आपको मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन वाला, इसके 1 या 2 मेरे ख्याल में इसी तरह से ही है, पढ़ लेते हैं। 6 का 1 है रिकग्नाइज ग्रांट एज, हाँ सही है, ग्रांट इनकम, और बी है रिकग्नाइज ग्रांट एज रिडक्शन ऑफ एसेट्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये आपका एसेट रिलेटेड एग्जांपल है, आपके ऊपर हेडिंग भी दी हुई है, ठीक है। दूसरी बात इधर देखें, जल्दी से डाटा लिखवा दें। एनवायरमेंटल एक्सपेंसेस थे 4, ठीक है, और यहां पर 2.86 और 2.86, ठीक है। इसमें भी डेफर्ड इनकम मौजूद थी, वो डेफर्ड इनकम कितनी थी जी, 28, 1. ये सही है, 1.28, 2. ठीक है भैया जी। ऐसे ही अगले साल 4.2। अच्छा, अब ये बिल्कुल वैसे ही है, कलर चेंज करना चाहिए था वैसे, चलें तो हो गया बिल्कुल सेम। क्या हुआ जनाब, गवर्नमेंट नाराज होगी, उन्होंने कहा आपने कहा था बड़े हम स्टेप्स उठाएंगे, स्मोक ख़त्म हो जाएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपने तो कख नहीं किया। 2 साल से आप ऐसे मुंह चुक के बैठे हैं, और आपने हमारे से पैसे जो लिए हैं आपने उसको भी चवीटा हुआ है, तो वापस करें, पैसे वापस करें। तो गवर्नमेंट गॉट नाराज ऑन 1 जनवरी 2004, तो नाराज होगी, ठीक है। कितने पैसे दिए थे उन्होंने, 10 मिलियन ले जाएंगे वापस, 10 मिलियन कैश क्रेडिट, 10 मिलियन कैश क्रेडिट, और
इधर कितना मौजूद है अभी भी डेफर्ड लायबिलिटी में, टोटल करना जरा, यही होगा ना, ऐसे मैं लेजर दोबारा नहीं बना रहा ना। 4 कैलकुलेटर कर ले पुत्र, इतने अंदाजे ना लगा। 4.28 ये क्या है जी, डेफर्ड इनकम। इधर देखो कुछ नहीं बचा इधर, ऐसे ही यहां पर भी, सॉरी वो लिखना भूल गया था, कुछ नहीं बच गया था यहां पे, देखो हमने डेबिट कर दिया था, नील हो गया था बैलेंस, ठीक है ना, सही है, कुछ नहीं बचा इधर, और बकाया कुछ बैलेंस आ रहा है, उस कितना बैलेंस आ रहा है 5 नाराजगी एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। और गौर करोगे तो ये वही होगा जो पहले आपने इनकम बनाई थी। अब इस साल कोई इनकम नहीं बनानी, बल्कि इस साल यहाँ पे करके एक और नाराजगी एक्सपेंस 5.72 कर लो, ठीक है। ये 12 आसान सा है, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है जी। तो 5 में ही ये पेमेंट है। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, कंक्लूड करेंगे इन दोनों को, ज़रूरत पड़ी तो सारा लेक्चर लगाएंगे, वरना जहाँ पे कंक्लूड हो गया वहाँ करके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।